डियर व्यूवर, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 10th क्लास जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनका एसएसटी का टर्म सेकंड के अंदर हिस्ट्री वाले पार्ट में से लेसन नंबर सेकंड है और लेसन का नाम है हमारे पास नेशनलिज्म इन इंडिया। इसको हिंदी में हम बोलेंगे भारत के अंदर राष्ट्रवाद। मैं दोनों लैंग्वेज यूज़ करूँगा ताकि हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी भी इसको समझ सके और इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी भी समझ सकें। तो ये लेसन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसके अंदर हमारे सिलेबस के अंदर 8 to 10 मार्क्स का जो पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस लेसन को हम डिटेल में पढ़ेंगे, काफ़ी लंबा लेसन है। तो शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अंग्रेज़ों के समय में भारत के अंदर 3 बड़े एरिया था। एक तो था बॉम्बे, दूसरा था मद्रास और तीसरा था हमारा बंगाल। तो ये 3 बड़े एरिया थे उस समय, बड़ी हमारी स्टेट्स थी। तो इन तीनों स्टेटों के अंदर सबसे ज़्यादा एक्टिविस्ट थे, खास करके बंगाल के जो रेवोल्यूशनरी थे वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक माने जाते थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा मोल लिया। वैसे तो भारत के सभी लोग ही उस समय, पंजाब के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो अच्छे लीडर्स थे या जिनके अंदर देशभक्ति की भावना थी, लेकिन ये फिर उस समय फिर भी बॉम्बे, मद्रास और जो बंगाल थे ये बड़े स्टेटों में काउंट किए जाते थे। और इन्होंने ही अपनी कुछ एसोसिएशन बनानी शुरू कर दी, ग्रुप बनाने शुरू कर दी। जैसे हमारे भारत के अंदर आज कुछ राजनीतिक दल बने हुए हैं, जैसे कि बीजेपी पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है। तो कुछ ऐसी ही गतिविधियाँ 1850 के आसपास जाकर भारत के अंदर भी होनी शुरू हो चुकी थी। और बॉम्बे के अंदर एक 1852 के अंदर 1852 के अंदर एक एसोसिएशन बनाई गई जिसको हम बोलते हैं बॉम्बे एसोसिएशन। ये एक ग्रुप बनाया गया जो अंग्रेज़ों की गतिविधियों के ऊपर नज़र रखेगा और उनको समय समय पर अपनी जो डिमांड्स है वो पेश करेगा। तो ये ग्रुप बना हमारा 1852 के अंदर बॉम्बे एसोसिएशन। और उसी के पैरेलल मद्रास के अंदर भी एक ग्रुप बना जिसका नाम था मद्रास नेटिव एसोसिएशन। मद्रास नेटिव एसोसिएशन। नेटिव का मतलब होता है मूल निवासी, जो मद्रास के अंदर रह रहे थे उन्होंने मिलकर ये ग्रुप बनाया, जिनका मकसद यही था कि हम अंग्रेज़ों से अपने एरिया को स्वायत्ता देंगे, ऑटोनॉमी देंगे। और उसके बाद एक ग्रुप बना 1884 के अंदर जिसका नाम था बॉम्बे महाजन सभा। बॉम्बे महाजन सभा, सॉरी बॉम्बे नहीं, यहाँ पे आप लिखोगे सॉरी मद्रास। तो मद्रास महाजन सभा। अब महाजन कौन होते हैं? जो गाँव के अंदर शाहूकार लोग होते हैं उनको हम महाजन बोलते हैं। तो ऐसे कुछ ग्रुप उस समय भारत के अंदर बन रहे थे, लेकिन इन ग्रुप्स में सब में कॉमन प्रॉब्लम थी कि जो ये भी ग्रुप थे वो भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष नहीं कर रहे थे। जैसे अब बॉम्बे एसोसिएशन बना था तो ये सिर्फ बॉम्बे की स्वायत्ता के लिए, ऑटोनॉमी के लिए काम कर रहा था। मद्रास वाला था जो सिर्फ मद्रास के लिए काम कर रहा था। जैसे अब ये महाजनों का ग्रुप बना तो ये सिर्फ मद्रास के शाहूकारी लोगों को ही बिलोंग करता था। कोई भी एक ऐसा रंगमंच नहीं था भारत के पास, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जिसके ऊपर कोई ऐसी पार्टी बने जो पूरे इंडिया को लीड कर सके, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कर सके। और इन्हीं के बीच में आपने एक पढ़ा होगा पहले 8th क्लास के अंदर कि 1857 के अंदर हमारे इंडिया के अंदर बहुत बड़ी रेवोल्यूशन हुई, क्रांति हुई, जिसको हम 1857 की क्रांति भी बोलते हैं और इसी को भारत की पहली जंग भी बोलते हैं आज़ादी के लिए। कहीं इसको सैनिक विद्रोह भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर भारत की जो सेना थी उसी ने मेनली पार्टिसिपेट किया था। तो ये 1857 की जो रेवोल्यूशन थी ये भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है क्योंकि यहीं से हमारे भारत के लोगों के अंदर एक जो राष्ट्रवाद की भावना है, नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो पैदा हुई थी। तो ऐसे चलते चलते हमारे पास एक 1884 के अंदर ईयर आया और 1884 के अंदर पहली बार भारत के अंदर जितने भी ये बॉम्बे या मद्रास के एसोसिएशन के, कलकत्ता के जितने भी बड़े लीडर थे बंगाल के, इन्होंने मिलकर एक पार्टी की स्थापना की जिस पार्टी को हम बोलते हैं इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो ये अभी एसोसिएशन बना था, इसकी प्रॉपर फाउंडेशन नहीं हुई थी, अभी मीटिंग ही हुई थी। तो
उसके अगले साल ही 1885 में 1885 तो तारीख थी 28 दिसंबर। और जितने भी ये बंगाल, मद्रास या बॉम्बे से जो बड़े बड़े लीडर थे, इन्होंने मिलकर एक संस्था बनाई। जो ये पहले संस्था बनी थी इंडियन नेशनल यूनियन, इसी संस्था का उन्होंने नाम चेंज कर दिया और इन्होंने इसका नाम रखा इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके अंदर जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने इस पार्टी को नाम दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस। हालांकि जो ये पहले नाम यूनियन था, इसका नाम चेंज करके उन्होंने कांग्रेस रख दिया। और ये नाम चेंज करने का जो काम था वो दादा भाई नौरोजी के हाथों हुआ। उन्होंने बोला कि इसका नाम है जो वो यूनियन की जगह पे क्या रखा जाए, कांग्रेस रखा जाए। जो दादा भाई नौरोजी थे वो बंगाल से बिलोंग करते थे, तो उन्हीं की जो ये राय के ऊपर इसका नाम क्या किया गया, चेंज। अब कांग्रेस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कांग्रेस शब्द का बेसिक मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक समूह, इसी को हम बोलते हैं कांग्रेस। तो इन्होंने ये पार्टी है उसकी फाउंडेशन कर दी। और फाउंडर कौन थे इनके, जिन्होंने ये पार्टी बनाई थी? वो एक हमारे उस समय के अंग्रेज़ों के समय के ICS से रिटायर ऑफिसर थे और उनका नाम है A.O. ह्यूम। पूरा नाम बोले तो एलन ऑक्टाविन ह्यूम, तो ये इनका पूरा नाम था, जो कि हमारे उस समय भारत के अंदर रिटायर ICS ऑफिसर थे। आज तो हम इसको IPS बोलते हैं, लेकिन उस समय में अंग्रेज़ों के समय में इसको बोलते थे ICS, इंडियन सिविल सर्विस। तो ये इसके फाउंडर थे जिन्होंने इसकी फाउंडेशन की। और इनके जो पहले प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट मीटिंग के अंदर उनके प्रेसिडेंट सेलेक्ट किए गए WC बनर्जी, WC बनर्जी। पूरा नाम वोमेश चंद्र बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी। तो इनको पार्टी का प्रधान सेलेक्ट किया गया। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन ये बनता है कि उस समय इसके अंदर कितने डेलीगेट्स थे। डेलीगेट्स का मतलब होता है नंबर ऑफ़ मेंबर्स, जिन्होंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे मीटिंग क्या की थी, ज्वाइन की थी। तो इसके अंदर आपके टोटल थे 72 डेलीगेट्स, 72 आदमी थे जिन्होंने ये मीटिंग है वो अटेंड की। ये मीटिंग की अब जो लोकेशन थी जहाँ पे ये मीटिंग हुई और पार्टी की फाउंडेशन हुई, तो उस जगह का नाम है गोकुलदास तेजपाल, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे। तो बॉम्बे के अंदर इसकी पहली मीटिंग हुई थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ये मीटिंग असल में डिसाइड तो हुई थी पुणे के अंदर, लेकिन वहाँ पे प्लेग की बीमारी फैलने के कारण इस मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया पुणे से और उसको शिफ्ट किया गया बाद में बॉम्बे के अंदर। और बॉम्बे के अंदर लोकेशन आप याद रखोगे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। यहाँ पे ये मीटिंग है जो वो अटेंड की गई थी। और इस समय हमारे जो भारत के वॉइसरॉय थे, तो भारत के जो वॉइसरॉय थे उनका नाम था लॉर्ड डफरिन। आप इसको याद रख सकते हो, बहुत इजी है। आप ऐसे याद रखोगे कि अंग्रेज़ एक डफर आया और उसने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की क्या कर दी, स्थापना कर दी। तो इसको डफर से याद रख सकते हो, ठीक है। तो इसको डफर से आप याद रखोगे डफरिन, कि एक डफर आया और उसने भारत के लोगों के अंदर कांग्रेस पार्टी की स्थापना कर दी। तो ये था इसका जो फाउंडेशन का जो मेन फैक्ट्स हैं, इनको आप नोट कर सकते हो, साथ साथ नोट्स हैं जो वो बनाते रहे। पार्टी बन चुकी थी 1885 के अंदर, 28 दिसंबर डेट थी और ये पार्टी ने अपना काम करना शुरू कर दिया। और जब तक देश की आज़ादी नहीं हुई तो ये कांग्रेस पार्टी देश को आज़ाद करवा के ही उसके बाद ये पार्टी जो आगे पॉलिटिकल पार्टी बन गई। अभी तक यहाँ पे याद रखोगे कि जो ये कांग्रेस पार्टी थी वो एक सोशल पार्टी थी जिसका मेन टारगेट था भारत को आज़ादी दिलवाना। अब इसके फेस क्या हैं? कांग्रेस पार्टी के हम 3 फेस पढ़ेंगे।
एक फेस है हमारे पास जिस समय कांग्रेस पार्टी की फाउंडेशन हुई, वहाँ से लेके 1905 तक का फेस पढ़ेंगे। अब 1905 का जो ईयर है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 1905 में भारत के अंदर जो बंगाल की अंग्रेज़ों ने डिवीज़न कर दी थी, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी है उसके अंदर कुछ जो गर्म दल के लोग थे वो अलग होना शुरू हो गए थे। इस फेस को हम बोलते हैं मॉडरेट फेस। मॉडरेट का मतलब होता है नरम स्वभाव वाला व्यक्ति, जिसको हम हिंदी के अंदर बोलते हैं उदारवादी, और इंग्लिश के अंदर हम बोलते हैं मॉडरेट का मतलब जो व्यक्ति गर्म स्वभाव का ना हो। दूसरा हमारा फेस है जो वो है 1905 से लेके 1917 तक का फेस है। कुछ बुक्स के अंदर इसको 1905 से लेके 1919 तक भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसका अलग अलग रीज़न हो सकता है, तो उसके रीज़न के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि ये 1917 और 1919 का ईयर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों बना रखा है। तो 1917 इसलिए लिखा जाता है क्योंकि 1917 के अंदर ही महात्मा गांधी ने भारत के अंदर पहला आंदोलन किया था, हमारा चंपारण आंदोलन। और 1919 इसलिए इम्पॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि उसी समय भारत के अंदर जो रोल्ट एक्ट पास हुआ, एक मोंटेगो चेम्सफोर्ड एक्ट पास हुआ, जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हुआ, जहाँ से हमारी पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं वो ज़्यादा अग्रेसिव हो गए थे। इसलिए महात्मा गांधी की एंट्री के हिसाब से देखा जाए तो 1917 बनता है। अगर हम अंग्रेज़ों के जो एक्ट पास हुए हैं जो कि 1919 का ईयर इंडिया की हिस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है इम्पोर्टेंस, उसके हिसाब से 1919 भी ठीक है। तो ये अलग अलग व्यूज़ है जो हिस्टोरियन के हैं हमारे पास। अब जो कांग्रेस पार्टी का तीसरा फेस है उसको आप 1947 से लेके 1947 तक भी लिख सकते हो, और अगर इसके हिसाब से देखें तो हम 1919 से लेके 1947 तक भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ से जो ये पीरियड है 1917 से लेके 1947 तक का, इस पीरियड को हम बोलते हैं गांधीयन ईरा, और हिंदी के अंदर बोलेंगे हम गांधी युग, क्योंकि यहाँ से देश की जो मूवमेंट चली है आज़ादी के लिए उसको टोटली देखा जाए तो वो गांधी के आसपास ही पूरी स्टोरी है जो घूमती है। और जो ये 1905 से 1919 का पीरियड है इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट ईरा या फेस, ठीक है। तो एक्सट्रीम का मतलब होता है जो व्यक्ति या जो व्यक्तियों का समूह गर्म खून वाले व्यक्ति हो, जिनका स्वभाव बहुत गर्म हो, इनको हम बोलते हैं उग्रवादी। तो ये फेस उग्रवादियों का है, ये उदारवादियों का है, और इसको हम बोलेंगे गांधी पीरियड। तो इन तीनों फेस को ध्यान में रखते हुए हम पूरी कांग्रेस पार्टी का जो डेवलपमेंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं अब मॉडरेट फेस के अंदर 20 ईयर्स के अंदर कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या डेवलपमेंट किए और देश की आज़ादी के लिए क्या क्या काम किए। तो अब सबसे पहले बात करते हैं मॉडरेट फेस की। तो मॉडरेट फेस के अंदर जो लीडर्स थे उनके हम फैक्ट्स भी बताएंगे और कौन कौन से लीडर इस फेज़ के अंदर कांग्रेस पार्टी को लीड करके लेके गए। तो उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट नाम आता है हमारे पास, वो नाम आता है दादा भाई नौरोजी। ये हमारे पास दादा भाई नौरोजी थे जो वो बंगाल को बिलोंग करते थे, और इनका जन्म हुआ 4 सितंबर 1825 के अंदर इनका जन्म हुआ। और दादा भाई नौरोजी थे जो वो पहली बार कांग्रेस पार्टी के प्रधान बने 1886 के अंदर, 1886 के अंदर बने, क्योंकि 1885 में पार्टी बनी थी और पार्टी की जो पहली मीटिंग हुई थी वो बॉम्बे के अंदर हुई थी, और बॉम्बे के अंदर जो प्रधान सेलेक्ट हुए थे वो हुए थे आपके उमेश चंद्र बनर्जी। लेकिन अगले साल जो मीटिंग हुई वो कलकत्ता में हुई, और कोलकाता के अंदर दादा भाई नौरोजी हैं जो वो क्या सिलेक्ट किए गए कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट। यहाँ से आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन ये भी देता हूँ कि जो 1885 से लेके 1933 तक का जो टाइम पीरियड है कांग्रेस पार्टी का, इसमें जो हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे वो हर साल क्या होते थे, चेंज होते थे। लेकिन 1933 के बाद ये जो परंपरा चलती आ रही थी कि हर साल प्रधान चेंज होगा, वो परंपरा बंद कर दी गई। और उसके बाद जब तक पार्टी के मेंबर्स उस लीडर के ऊपर विश्वास करेंगे तो वो लंबे समय तक भी कांग्रेस पार्टी का प्रधान बना रहता था। तो इससे पहले 1993 तक जो प्रधान था वो हर साल क्या होता था, चेंज। तो 1886 के अंदर कोलकाता के अंदर मीटिंग हुई,
तो कलकत्ता के अंदर आपको पता है कि जो बड़े भाई हैं उसको दादा बोलते हैं, तो आपको यहाँ से नाम भी याद हो जाएगा कि इसलिए मीटिंग कोलकाता में ही हुई होगी और उसका प्रधान किसको सिलेक्ट किया गया, दादा भाई नौरोजी को। और दादा भाई नौरोजी के बारे में एक बात तो आपको ये पता लगी कि कांग्रेस पार्टी के सेकंड प्रेसिडेंट यही बने हैं जो कलकत्ता के अंदर मीटिंग हुई है। और इसके बाद जो दादा भाई नौरोजी हैं उनको भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इनको ये भी बोला जाता है। और तीसरा फैक्ट इनके बारे में ये है कि ये भारत के पहले व्यक्ति थे, फर्स्ट इंडियन थे जो व्यापारी भी थे, एक पढ़े लिखे विद्वान भी थे और एक पॉलिटिकल लीडर भी थे। और यही पहले व्यक्ति थे जिनको 1892 से लेके 1895 तक जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, अंग्रेज़ों की जो संसद है, उसका जो दो हाउस होते हैं, एक होता है हाउस ऑफ कॉमन्स होता है और दूसरा होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के दो हाउस है, एक आपका है हाउस ऑफ कॉमन और दूसरा है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है। तो अब आप ये भी देखोगे कि भारत के अंदर जितने भी गवर्नर बने हैं उन सभी के नाम के आगे क्या लगा हुआ था, लॉर्ड। इसका मतलब कि जो भी व्यक्ति लॉर्ड सभा का या वहाँ के जो पार्लियामेंट हाउस का मेंबर था उसको भारत के अंदर भेज देते थे और उसको क्या बना देते थे, गवर्नर जनरल या फिर गवर्नर या फिर वाइसराय, ठीक है। तो अब जो दादा भाई नौरोजी है ये फर्स्ट इंडियन है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन जो हाउस है उसके क्या बने, मेंबर बने। 3 साल तक जो दादा भाई नौरोजी हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर भी रहे हैं। ये फर्स्ट इंडियन थे जो ब्रिटेन के अंदर जाकर ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट का लोअर हाउस है उसके मेंबर भी बने हैं। दादा भाई नौरोजी ओवरऑल देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के 3 बार प्रधान बने हैं, एक 1886 के अंदर बने हैं, एक 1893 के अंदर बने हैं और एक 1906 के अंदर बने हैं। 3 बार दादा भाई नौरोजी है जो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट इलेक्टेड हुए हैं। और इनकी बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी बुक का नाम है जो इन्होंने लिखी थी। इस बुक का जो मेन थीम था वो ये था कि भारत की प्रॉपर्टी को या वेल्थ को किस तरीके से जो अंग्रेज़ हैं वो लूट के लेके जा रहे हैं, ड्रेनेज ऑफ द इंडियन वेल्थ, ये इनकी बुक का मेनली थीम था। और दादा भाई नौरोजी ने ही भारत के अंदर पहली बार पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय का आंकलन किया है। तो ये दादा भाई नौरोजी के बारे में आपको बेसिक जो फैक्ट्स हैं वो पता होना चाहिए। अब दूसरे लीडर हैं यहाँ पर, वो हैं हमारे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी ये इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से बनने वाले पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट हैं बदरुद्दीन तैयब जी। इसके बाद तीसरे लीडर आते हैं इसके अंदर हमारे MG रनाडे, बहुत पॉपुलर नाम इंडिया के अंदर MG रनाडे। अब MG रनाडे कौन हैं, तो हमारे भारत के अंदर आपने एक लीडर का नाम सुना होगा गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी के जो राजनीतिक गुरु थे जिनसे उन्होंने राजनीतिक शिक्षा हासिल की गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, तो उनका नाम था MG रनाडे। अब जो गोपाल कृष्ण गोखले थे इनको गुरु कौन मानता था, इनको गुरु मानते थे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले जी के गुरु थे MG रनाडे। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी, अब यहाँ पे महात्मा गांधी अब इस मॉडरेट फेस के पार्ट नहीं है लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन इन तीनों को कनेक्टेड होगी। इनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले जी के गुरु थे MG रनाडे। उसके बाद हमारे जो मॉडरेट फेस के चौथे लीडर हैं वो हैं हमारे गोपाल कृष्ण गोखले जी, जिनके बारे में मैंने आपको भी एक फैक्ट तो बताया कि जो गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं वो हमारे
कांग्रेस पार्टी के जो आगे मॉडरेट फेज़ के बाद जो नेक्स्ट फेज़ आता है हमारा एक्सट्रीम फेज़ के बाद आता है हमारा गांधी फेज़। और गांधी फेज़ के अंदर जो महात्मा गांधी जी थे उनके एक तो ये थे पॉलिटिकल गुरु। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो आपने बताना है कि गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। और दूसरी बात इनके बारे में ये आती है कि इन्होंने भारत के अंदर एक संस्था की स्थापना की थी, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। इन्होंने एक संस्था बनाई थी सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारत की जो सेवा करने के लिए भारत के लोग ही आगे आने चाहिए, तो ये इन्होंने संस्था बनाई थी। और यहाँ से एक आपको सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट नोट करना है कि जो 1905 का कांग्रेस पार्टी का जो सम्मेलन हुआ था बनारस के अंदर, उसको लीड किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था। और यहीं से भारत के अंदर जो स्वदेशी मूवमेंट थी वो स्टार्ट हुई है, स्वदेशी मूवमेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट का जो डिसीजन लिया गया वो 1905 के सम्मेलन में लिया गया, बनारस के अंदर लिया गया, जिसको काशी भी बोलते हैं। तो इस सम्मेलन के जो लीडर थे, प्रेसिडेंट थे, वो हमारे थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। और इन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया 1889 के अंदर। इस ईयर के अंदर जाके उन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था। 1905 में वो क्या बने? कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने। इसके अलावा एक लीडर है हमारे पास रास बिहारी घोष। तो एक नाम तो है रास बिहारी घोष, और एक है आपका नाम मिलता जुलता ही है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये रास बिहारी घोष है और वो है रास बिहारी बोस। ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, नाम दोनों का स्टार्टिंग में क्या है? रास बिहारी। अब रास बिहारी घोष जी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 1907 के अंदर जो कांग्रेस पार्टी की सूरत के अंदर मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी दो हिस्सों में क्या हो गई थी? डिवाइड। एक्सट्रीम ने अपना ग्रुप अलग बना लिया था और जो मॉडरेट है इन्होंने अपना ग्रुप अलग बना लिया था। तो सूरत स्प्लिट कांग्रेस पार्टी के इतिहास के अंदर एक इम्पॉर्टेंट सेशन है। और इसी के अंदर जो गर्म दल वाले और नरम दल वाले, यानी कि उग्रवादी और उदारवादी दल एक दूसरे से अलग हुए थे। और इनका रास बिहारी बोस से ये क्या कनेक्शन है? क्योंकि इसी मीटिंग के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? हमारे रास बिहारी घोष थे। ये बोस वाले नहीं हैं, ये कौन से हैं? घोष वाले हैं। तो ये सूरत स्प्लिट के अंदर जो सेशन हुआ था सूरत के अंदर, गुजरात के अंदर, तो वहाँ पे ये कांग्रेस पार्टी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। तो आपको ये याद रखना नाम, रास बिहारी घोष। अभी एक लीडर हैं हमारे मदन मोहन मालवीय। ये नाम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आगे हम इंसिडेंट पढ़ेंगे कांग्रेस पार्टी कैसे डेवलपमेंट हुई है, तो उनके अंदर ये सभी नाम बार बार रिपीट होंगे। मदन मोहन मालवीय, जिनको हम ट्रिपल एम से डोनेट करते हैं, एम फॉर मदन, एम फॉर मोहन, एम फॉर मालवीय। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हम पढ़ेंगे आगे टॉपिक के अंदर पूना पैक्ट, तो जब पूना पैक्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप इनका नाम सुनेंगे, जिसके अंदर इन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में मुलाकात करवाई थी यरवदा जेल के अंदर 1932 के अंदर। तो उनके अंदर इनका नाम है जो मदन मोहन मालवीय जी का आएगा। तो इसलिए आपको लिंक कर रहा हूँ अभी स्टोरी से, आगे स्टोरी तो बहुत डेवलप्ड होगी आपकी। अब उसके बाद आता है कि जो मॉडरेट लीडर हमने जितने भी पढ़े हैं, चाहे उनके अंदर गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं, चाहे उसके अंदर दादा भाई नौरोजी हैं, WC बनर्जी, इनके सबके बारे में खास बात क्या है, इनके बारे में फैक्ट्स क्या हैं? तो इनके बारे में बेसिक फैक्ट सबसे पहले ये है कि ये दे बिलोंग टू दी, इनमें से ज़्यादातर लीडर, सारे तो नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन ज़्यादातर जो लीडर थे वो बिलोंग करते थे हायर मिडिल क्लास को। मतलब इनका फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा था, हायर मिडिल क्लास को बिलोंग करते थे। और ये व्यक्ति या तो ये प्रोफेशनल थे, अपने अपने किसी फील्ड के अंदर इनको स्किल थी, कोई लॉयर था इसके अंदर, ठीक है, कोई इंजीनियरिंग थे, और या इनके अंदर कुछ ऐसे थे जो बिजनेसमैन भी थे। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, जैसे दादा भाई नौरोजी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे जिनका बिजनेस इंग्लैंड तक भी चलता था, इसलिए उनको हाउस ऑफ कॉमन्स के लोगों ने सेलेक्ट भी किया। तो ये खास करके प्रोफेशनल या बिजनेसमैन लोग थे और हायर मिडिल क्लास को बिलोंग करते थे, और ये अपने कामों में बिजी रहते थे आमतौर पर। इसलिए आप देखोगे कि जो एक्सट्रीम जो मॉडरेट फेस है, इनकी मीटिंग साल के अंदर
जो दिसंबर का महीना है उसके लास्ट 5 या 7 डेज़ के अंदर ये आमतौर पर मीटिंग करते थे। उससे पहले एमरजेंसी कोई मीटिंग होती तो बुलाते थे, अदरवाइज़ ये पूरे का पूरा ईयर इकट्ठे नहीं होते थे। इसीलिए इनका जो मीटिंग होती थी वो सिर्फ साल के अंदर 5 या 7 दिन होती थी। मोस्टली ये 26 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक ही इनकी मीटिंग्स होती थी, बाकी दिन ये अपने अपने कामों में बिज़ी रहते थे। तो इस बात से भी एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर थे वो इनसे थोड़ा खींचते थे, मतलब इनसे चिढ़ते थे। वो चाहते थे कि ये एक्टिव होकर काम करे, लेकिन 5-7 दिन ही ये मीटिंग करते थे, क्योंकि ये व्यक्ति थे जो वो प्रोफेशनल और बिजनेसमैन थे, अपने अपने कामों में बिजी थे। तो ये थे फैक्ट आपके जो एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट जो लीडर है उनके बारे में। अब इसके बाद आता है कि जो मॉडरेट लीडर थे जिनको हम उदारवादी बोलते हैं, उनके काम करने का तरीका क्या था, वो कैसे काम करते थे देश की आज़ादी के लिए। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी हमारे मॉडरेट लीडर थे, उदारवादी नेता थे, वो ये चाहते थे कि उनको कानून और जो संविधान है उसके दायरे में रह के ही वो काम करेंगे। जो संविधान या कानून कहेगा उससे वो बाहर नहीं जाएंगे। अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून के अंदर वो विश्वास करते थे। सेकंड पॉइंट है दे वर नॉन वायलेंट। ये सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, क्योंकि आप इसको की पॉइंट्स के आधार पर पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। इसके साथ साथ आप नोट्स बना सकते हो। तो ये व्यक्ति जितने भी थे नॉन वायलेंट थे। नॉन वायलेंट का मतलब होता है कि बिना किसी प्रकार का हिंसा किए, ये किसी प्रकार का भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे। ये एक तरह की गांधीयन फिलॉसफी के ऊपर चलते थे। फिर तीसरा काम क्या था इनका, दे सेंड रिक्वेस्ट लेटर एंड बॉयकॉट। ये आमतौर पर अंग्रेज़ों को रिक्वेस्ट करते थे, उनको लेटर्स लिखते थे, या उनकी जो सोशल डिस्टिंक्शन की जो चीज़ें हैं उनका बायकॉट करते थे। और चौथा तरीका था दे वांटेड टॉक एंड अमेंडमेंट इन दी लॉज। और वो चाहते थे कि हम अंग्रेज़ों से ज़्यादा बात करें, उनसे मीटिंगें करें, और उनसे मीटिंगें करके जो संविधान के अंदर कानून है उनके अंदर चेंजेस करवाएं, कि जो कानून अंग्रेज़ों ने बना रखे हैं उसके अंदर बदलाव किया जाए और वो कानून भारतीय लोगों के फेवर में बनवाए जाएँ। फिर प्रेजेंट देयर व्यू, अपने विचारों को वो कैसे पेश करते थे, अखबारों के ज़रिए, मैगज़ीन्स के ज़रिए, या लोगों को भाषण देकर वो अपने विचार हैं जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लोगों के अंदर पेश करते थे, और उनसे लोग हैं जो वो प्रेरित होते थे। तो ये इनका काम करने का तरीका था। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको बाद में अपनी नोटबुक पे राइट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो मॉडरेट लीडर थे उनकी डिमांड क्या थी। तो सबसे पहला पॉइंट है कि दे डिड नॉट डिमांड फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। वो अंग्रेज़ों के रूल से आज़ादी नहीं चाहते थे अभी। हालांकि वो ये चाहते थे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके अंदर हम पार्टिसिपेट करें और भारत के फेवर में अपने लिए नियम बनवाएं। दूसरा, दे प्रेजेंट देयर डिमांड इंटरफेरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल। और वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम इंटरफेरेंस करें, यानी कि जो लॉ बनते हैं उनके अंदर हम इंटरफेरेंस करें और अपनी जो डिमांड्स है वो सरकार के सामने पेश करें कि हमें इस तरीके का जो संविधान है वो चाहिए। तीसरी थी दे डिमांड देयर राइट्स थ्रू दी पॉलिटिकल प्रोग्राम्स। और जो राजनीतिक कार्यक्रम है जिसके अंदर सरकारों की और कांग्रेस पार्टी की मीटिंग होती थी, उन मीटिंग्स के अंदर, उन प्रोग्राम्स के अंदर अपने जो अधिकार हैं भारतीय लोगों के, उनकी डिमांड है जो वो रखें। फिर दे बिलीव्ड दैट दी देयर इज़ नो टाइम फॉर द फेवरेबल द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। और वो ये इनका उस बात में विश्वास था कि भारत की आज़ादी के लिए या भी कोई आंदोलन के लिए ऐसी कोई मूवमेंट स्टार्ट मत करें, क्योंकि ये समय है जो वो अभी फेवरेबल नहीं है। अभी हालातें ठीक नहीं है देश के अंदर, देश को यूनाइट करने में समय लगेगा। यानी कि ये अभी आज़ादी को ये चाहते थे कि 30 या 40 साल तक अभी और उसको यूज़ किया जाए, क्योंकि ब्रिटिश पीरियड के अंदर हम ये कह दें कि अंग्रेज़ हमें लूट के गए हैं तो दे के भी बहुत कुछ गए हैं। तो वो ये चाहते थे कि कुछ सिस्टम है जो अभी अंग्रेज़ हमारे भारत का, जो खास करके उनकी सबसे बड़ी जो अचीवमेंट थी वो थी प्रशासन। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था अंग्रेज़ों के समय में, किसी प्रकार का करप्शन वगैरह आम जनता के बीच में नहीं था। हालांकि उन्हें हमारी ड्रेनेज को लूटा, हमारी प्रॉपर्टी को लूटा, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रशासन था वो काफ़ी अच्छा था। रेलवे काफ़ी डेवलपड की उन्होंने हमारी। तो इसलिए चाहते थे कि अभी ये मोमेंट नहीं, अभी समय नहीं है कि हम अपने देश की नेशनल मूवमेंट को स्टार्ट करें। फिर सेम कंडीशन फॉर द इंडियन इन द सिलेक्शन ऑफ द पब्लिक सर्विस। उनकी डिमांड थी कि जो आम जनता के लिए नौकरियां हैं उनके लिए जो शर्तें अंग्रेज़ों के लिए है वही शर्तें भारतीय लोगों के लिए भी होनी चाहिए। कंडीशन सेम होनी चाहिए, किसी के साथ भी किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए।
फिर टू रिफ्यूज़ द मार्शल लॉ, और जो अंग्रेज़ों के द्वारा मार्शल लॉ एक्ट लागू किए जाते हैं, ऐसे एक्ट्स पास ना किए जाएं, ज़बरदस्ती भारतीय लोगों के साथ ना किए जाए। जैसे कि बाद में एक रिवोल्ट एक्ट भी पास हुआ था, वो एक तरह का मार्शल लॉ था। टू एंश्योर द सिटीजन राइट्स, और भारतीय लोगों के जो अधिकार हैं उनको इंश्योर किया जाए कि सभी को अधिकार है जो वो इक्वल मिलेंगे। फिर टू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, और भारत के जो उद्योग हैं उनको डिसेंट्रलाइज किया जाए। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो इंडस्ट्री है वो सिर्फ किसी बड़े जो रिच जो बिल्डर हैं उनके हाथ में ना हो, इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में ना हो। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जो कॉटेज इंडस्ट्री है, इनको भी साथ साथ डेवलप किया जाए। छोटे उद्योगों को, लघु उद्योगों को भी भारत के अंदर प्रोत्साहन दिया जाए। तो इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, कि इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ बड़े बिल्डर्स या बड़ी अंग्रेजों की इंडस्ट्री ना है, साथ साथ में भारत के जो लघु उद्योग है या कुटीर उद्योग है जिनको अंग्रेजों ने ख़त्म कर दिया था, उनको दोबारा से विकसित किया जाए। जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव मस्ट बी वर्क सेपरेटली, कि जो न्यायपालिका है और जो हमारी कार्यपालिका है, इन दोनों को एक दूसरे से अलग अलग काम करना चाहिए। जुडिशरी के जो मामले हैं उनके अंदर हमारी कार्यपालिका को इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय जो वॉइसरॉय थे तो वो क्या करते थे कि जुडिशरी उनकी खुद की होती थी और उनके जो डिसीजन है वो भारत वालों के फेवर में नहीं आते थे। तो जुडिशरी एक तरह से एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में थी, तो जिसके कारण लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा था। इन दोनों को अलग अलग किया जाए, इनके डिपार्टमेंट से एक दूसरे से फ्रीडम की जाए, तो ये डिमांड थी। फिर टू स्टॉप द ड्रेनेज ऑफ द इंडियन वेल्थ, और उनकी एक डिमांड ये थी कि जो भारतीय लोगों की या भारत के देश की जो प्रॉपर्टी लूटी जा रही है उसका जो शोषण किया जा रहा है, वहाँ से लूट के लेके जा रहे हैं, तो ऐसी लूट को भारत के अंदर रोका जाए। और एक डिमांड ये भी थी कि जो भारत के अंदर अंग्रेज़ों ने अपना प्रशासन चलाया उसके लिए जितनी रिक्वायरमेंट है उतने ही बंदे रखे, एक्स्ट्रा बंदे वहाँ पे ना रखे, क्योंकि वो सारा पैसा उनकी तनख्वाह कहाँ से जा रही थी, भारत के खजाने में से जा रही थी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। तो ये 10 डिमांड थी हमारी जो मॉडरेट लीडर हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मॉडरेट का फेस है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको एक्सट्रीमिस्ट और कांग्रेस पार्टी की स्प्लिट के बारे में और इसकी जो एक अचीवमेंट्स रहेगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे।